आदाब, नमस्कार। मैं हूं सौरभ शुक्ला। व्यू इंडिया में आपका स्वागत है। यह है इलेक्शन नज़दीक से। इंडिया में कांग्रेस के ओवरसीज सेल के हेड सैम पित्रोदा के एक बयान पर सियासी तूफान मच गया है। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उस पर बात करते हुए उन्होंने एग्जाम्पल में बताया कि कैसे अमेरिका में इनहेरेंट टैक्स है, उसका एग्जाम्पल दिया, जिसके ऊपर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस अगर सरकार बनाती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो इनहेरेंट टैक्स लाएंगे, यानी लोगों से उनके माता पिता की जो संपत्ति है, जो उनकी विरासत है, वो कांग्रेस कन्फिस्केट कर लेगी और वो उसे मुस्लिम्स में बांट देगी। ये कह करके बीजेपी उस बयान को वायरल कर रही है। सर, बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड और सीनियर स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है वो भी 2 लाइन बता देते हैं। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरेंट टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी छीन लेगी और जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी कांग्रेस की लूट चलती रहेगी। कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है और सैम पित्रोदा ने मतलब आपका जो कैंपेन में बूस्ट दिया है। सुप्रिया जी, हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल इट नाउ? मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके माध्यम से थैंक यू मोदी जी कहना चाहती हूँ और दिल से कह रही हूँ। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, मैं कोई सरकाज़म नहीं, हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ धन्यवाद मोदी जी। आपने हमारा मैनिफेस्टो घर घर पहुंचा दिया। आपने इस देश को बाध्य किया कि उसने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा और जब उन्होंने पढ़ लिया तो उनको समझ में आ गया कि आप कोरी झूठी बकवास कर रहे हैं और हमारा मैनिफेस्टो क्रांतिकारी है। मोदी जी ने हमारा वो एक हमारी तरफ कहा जाता है ना हल लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए, तो हमारा बिना पैसा खर्चा किए खूब चर्चित किया मैनिफेस्टो मोदी जी ने शुरुआत करी मुस्लिम लीग की छाप से, फिर वो मंगलसूत्र पे पहुंच गए, अब वो संपत्ति पर पहुंच गए। एक तरह से मोदी जी ने अपना गरीब विरोधी चेहरा पूरी तरह से दिखा दिया। और ये भी सच है कि मोदी जी की कोई पिच चिपक नहीं रही है। अगर कुछ चिपक जाता तो आप उसी पर लगे रहते हैं, आप 3 बार क्यों पिच बदलिएगा। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में और डंके की चोट पर हम कहते हैं कि हम गरीबों के हक के लिए लड़ेंगे, हम गरीबों के हक के लिए लड़ने वाली पार्टी हैं और हम बिल्कुल गरीबों को न्याय दिलाएंगे। लेकिन गरीबों को न्याय दिलाने का यह मतलब नहीं है कि आपकी जेब पर डाका डालेंगे। 55 साल सरकार चलाई है, आज तक तो किसी का एक नया पैसा लेके किसी और को नहीं दिया। यूपीए की 2004 से 14 की सरकार में 27 करोड़ लोगों को गरीबी से उबारा, लेकिन उसी दौरान इस देश में सबसे ज्यादा लखपति और करोड़पति भी बने। उसी दौरान इस देश में छोटे लघु मध्यम उद्योग, बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स बने। तो हमें आता है कि कैसे गरीबों को भी संतुष्ट रखा जा सकता है और अमीरों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। सिर्फ अमीरों की सरकार चलाने के हम खिलाफ हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें कही हैं उसमें मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है। आपका जो भी है हमारे मैनिफेस्टो के बारे में कहना, वो ले देकर जातिगत जनगणना पे आ रहा है। आप ये जो अलग अलग बातें कह रहे हैं गिनती की, बिल्कुल हम कहते हैं गिनती होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं पता चलना चाहिए कि शुक्ला जी के यहाँ या श्रीनेत जी के यहाँ सामान्य वर्ग में भी कौन गरीब है? क्यों नहीं पता चलना चाहिए कि पिछड़े आदिवासी दलित कितने हैं? और क्या नरेंद्र मोदी इसकी खिलाफत करते हैं जातिगत जनगणना की या उसका समर्थन करते हैं? सदन में कहते हैं मैं इसका समर्थन करता हूं, यहां पर बरगला रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि मोदी जी बड़े बहके हुए से, खोए हुए से नजर आ रहे हैं। देश का जो गरीब है वो ये देख रहा है कि मोदी जी मुद्दे से भटका रहे हैं। सुप्रिया जी, आप लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम रोजगार की, आपकी 5 न्याय हैं, युवा न्याय, किसान न्याय, महिला न्याय, सारी ये कांग्रेस पार्टी की पिच है। ठीक है, यू बीन अ जर्नलिस्ट, आई एम अ जर्नलिस्ट। अब वो पिच पर मोदी जी नहीं आ रहे, मोदी जी आपको अपनी पिच पर ला रहे हैं। चलो मंगलसूत्र लेकर के, मुस्लिम मैनिफेस्टो, और अब उसके बाद जब सैम पित्रोदा साहब इनहेरेंट टैक्स की बात करते हैं, यानी अमेरिका में ऐसा होता है कि जिनके बाद वैसे जिनकी संपत्ति बहुत ज्यादा होती है, वेल्थ और इनहेरिटेंस टैक्स लगता है, उसकी बात करी है। तो आपके ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख जब ये बात बोलेंगे तो जाहिर सी बात है हमें मजबूर होना पड़ेगा कि हम आपसे सवाल पूछेंगे। बिल्कुल, और आपको उनसे भी सवाल पूछना चाहिए। उन्होंने ये बात बोली, उसके बाद उन्होंने क्लैरिफाई भी किया कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं अमेरिका में रहता हूं, यहां पर ऐसा होता है, मैंने ये बात बोली। इसका कांग्रेस पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो महासचिव संचार के जयराम रमेश जी हैं, उन्होंने तुरंत क्लैरिफिकेशन इशू किया। हमारे 46 पन्ने के मैनिफेस्टो में अगर यहाँ पे रखा हुआ तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ऐसा एक शब्द नहीं है, इनहेरिटेंस टैक्स जैसा, वेल्थ टैक्स जैसा एक शब्द नहीं है। 55 साल हमने सत्ता चलाई, एक बार ऐसा नहीं किया, तो इस बार क्या नया हो जाएगा कि हम ऐसा करने लगेंगे? प्रधानमंत्री की बात, आपने जो शब्द कहा ना, पिच, ये देश अपनी पिच पर खिलाना चाह रहा है और इस देश की पिच है बेरोजगारी, इस देश की पिच है महंगाई। आपके जैसे चैनल्स
और आपसे बहुत छोटे और बहुत बड़े बड़े चैनल्स अब जहां जा रहे हैं वहां लोग बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं इनको हम वोट ही नहीं देंगे कि इनके चलते हमारी जिंदगी तबाह हो गई है। उन चीजों पर चर्चा करने के बजाय आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हो। और मैं महिला होने के नाते थोड़ा इस पर बोलना चाहती हूँ। प्रियंका जी ने तो खैर जो बोला है वो 100 सुनार की 1 लोहार की, नरेंद्र मोदी जी को शटअप कॉल दे दिया है। उन्होंने क्या बोला, मंगलसूत्र आपका ले लेंगे। एक ब्याहता के लिए मंगलसूत्र क्या एक जेवर है? एक ब्याहता के लिए मंगलसूत्र उसके सुहाग की, उसके दाम्पत्य की निशानी है। मोदी जी सिंदूर और मंगलसूत्र का हो सकता है महत्व ना जानते हो, लेकिन इस देश की संस्कृति, इस देश के वो लोग जो दाम्पत्य के सूत्र को निभाते हैं वो इसका बहुत महत्व जानते हैं। आप मंगलसूत्र जैसी बातें कर रहे हैं, मतलब एक औरत का सुहाग की निशानी पे आप बात कर रहे हैं। तो आप बात करिए ना मंगलसूत्र की, जो वॉर विडोज हैं उनकी, आप बात करिए किसानों की विधवाओं की, आप बात करिए मणिपुर की औरतें जिन्होंने अपने पति लड़कों को खोया उनके मंगलसूत्र की बात करिए। आप बात कर रहे हैं मंगलसूत्र की। और प्रियंका जी का बिल्कुल ठीक है कहना कि इंदिरा जी ने अपने जेवर डोनेट किए थे जंग के दौरान, उनकी अपनी मां का मंगलसूत्र इस देश पर कुर्बान हुआ है, शहादत हुई है राजीव जी की। किस तरह की बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री? और इससे किसी का कुछ लेना देना है? कांग्रेस आपका संपत्ति ले लेगी, आपकी कार ले लेगी, मतलब हम ये लेकर क्या करेंगे? हम एक नीलामी घर खोलेंगे, बोलो ये भैया यहां ले जाओ, ये भैया वहां। मतलब ये संतुलित बातें नहीं लग रही है मुझे थोड़ी चिंता है प्रधानमंत्री जी की। शामी जो है वो बहुत बढ़िया क्रिकेटर है अमरोहा में, उनके नाम पर वोट मांगो। अगले दिन कह दो मुसलमान घुसपैठी हैं, फिर अगले दिन कह दो मुसलमानों का मैं विकास करना चाहता हूं। आपको ये बैलेंस्ड कैंपेन नजर आ रही है प्रधानमंत्री जी की? मुझे बड़ी चिंता है उनके स्वास्थ्य की। आपके जयराम जी ने क्लैरिफिकेशन दिया सैम पित्रोदा साहब के बयान पर। आप भी कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, आई थिंक टुडे सोशल मीडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। आपको लगता है कि आपकी पार्टी को, अच्छा मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी 400 पार लाएगी तो संविधान में बदलाव होगा। आपके नेता कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है बीजेपी चाहती है कि संविधान बदलेगा, आप लोग कह रहे हैं। बीजेपी के 3-4 सांसदों के बयान है, अरुण गोविल कह रहे हैं 400 सीटें दीजिए तभी तो मोदी संविधान बदलेंगे। ज्योति मिर्धा का बयान है, लल्लू सिंह जो अनंत हेगड़े से लेकर लल्लू सिंह, ज्योति मिर्धा, अरुण गोविल सब कह रहे हैं। फिर पीएम का बयान आया कि अम्बेडकर भी आ जाए तो नहीं बदल सकते हैं। आप लोग कहते हैं फिर इनको हटाइए, जो आपके नेता बयान दे रहे हैं इनको सैक करिए। बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं संविधान बदलेंगे, विल यू सैक? क्या आप सैम पित्रोदा को पर कार्रवाई करेंगे या सिर्फ इतने बात खत्म हो जाएगी कि उनका व्यक्तिगत बयान है? ये हृदय परिवर्तन मोदी जी का हुआ है। मोदी जी पिछले 72 घंटों में आपको एक बार भी 400 पार का फर्जी नारा लगाते हुए सुनाई दिए? हर रैली में क्या करते थे? 400 पार, 400 पार। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पहले फेज के बाद यह समझ में आ गया कि इस देश का पिछड़ा, इस देश का दलित, इस देश का आदिवासी, इस देश के गरीब आशंकित हैं कि ये एक्चुअली संविधान बदलना चाहते हैं। और इसलिए उन्होंने ये बोलना बंद कर दिया, इसलिए सबको तहरीर दी गई कि कोई इस पर बात नहीं करेगा। सैम पित्रोदा जी के खिलाफ हम क्यों कार्रवाई करेंगे भाई? उन्होंने क्या ऐसी बात कही है? उन्होंने अपनी एक व्यक्तिगत राय रखी है। उस व्यक्तिगत राय का ना पार्टी से पहले कोई संबंध रहा है, ना हमने ऐसा कभी कुछ पहले किया है, ना हमारे मैनिफेस्टो में इंटेंशन है, ना हमारे एक लीडर ने बात करी है, ना हमारे आचरण में ये कहीं दिखा है। तो हम जबरदस्ती किसी को क्यों सैक कर देंगे भाई? टू मच डेमोक्रेसी, ज्यादा लोकतंत्र। आई थिंक इस देश में डेमोक्रेसी की बहुत जरूरत है। इस देश ने कायर तानाशाह को देख लिया है और इस देश में जितनी डेमोक्रेसी हो उतना अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में आउट ऑफ टर्न कभी कभी लोग बोल देते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने कोई ब्लास्फेमस बात नहीं कर दी है। उन्होंने अमेरिका में रहते थे, वहां का एक एग्जाम्पल दिया, उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं, उसका हमारे मैनिफेस्टो से लेना देना नहीं, हमारी नीति निर्माण से लेना देना नहीं है। हमने सक्सेसफुल सरकारें चलाई हैं, इतने प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। तो आज हम ऐसा क्यों करेंगे? हमने वो सरकारें चलाई जिसने मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन दिया, जिसने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति लाया। हम उन सरकारों की बात कर रहे हैं। हम इस देश को परमाणु बनाने वाली सरकारें चलाने वाले लोग हैं। हमें क्या मतलब है इन सब चीजों से? वो बोल रहे हैं ठीक है। पोलिंग परसेंटेज ऑलमोस्ट 4.5% कम है। अगर हम 2019 से तुलना करें, इस बार पोलिंग परसेंटेज कम होना, वैसे हम लोग जो एनालिसिस कर रहे थे उन सीटों में ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज कम है जहां पर बीजेपी के सिटिंग एमपीज हैं और यूपीए के 3%, शायद 3.2% का वो गैप है। क्या ये जो कम पोलिंग परसेंटेज है ये आपके लिए भी एक चिंता की बात है? एक्चुअली तो पोलिंग जितनी ज्यादा से ज्यादा लोग करें उतना अच्छा रहता है एक जीवंत लोकतंत्र के लिए। लेकिन अगर आप हिस्टोरिक आंकड़ा देखिए तो जब जब पोलिंग कम हुई है बीजेपी की सीट्स में गिरावट आई है। 2004, 2009, उसके पहले भी whenever polling has dropped, बीजेपी has performed badly। जब पोलिंग पिकअप होती है तो बीजेपी बेटर करती है, आंकड़ा दर आंकड़ा, राज्य दर राज्य। तो मेरे हिसाब से बीजेपी इसलिए परेशान है क्योंकि पोलिंग कम हुई है। बीजेपी पहले चरण के मतदान के बाद
बहुत परेशान है। बहुत प्रेशर है उनकी कम्युनिकेशन टीम पे, उनकी आईटी सेल पर। प्रधानमंत्री ये भाषा बोलते ही नहीं जो वो एकदम से बोलने लगे। जो भाषा प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो अलग बात है कि दिवंगत इलेक्शन कमीशन को ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है, ऐसा मौन है, निष्पक्षता का भ्रम भी नहीं रहने देना चाहते हैं। लेकिन ये देश तो देख ही रहा है प्रधानमंत्री। आपको लग रहा था प्रधानमंत्री पहले चरण के पहले इस तरह की भाषा बोल सकते थे? नहीं, आई नेवर एक्सपेक्टेड। इनफैक्ट हम लोगों ने बहुत हार्ड हिटिंग शो भी किया कि क्या चुनाव आयोग इसको हेट स्पीच मानेगा। यूजुअली लोग नहीं करते हैं। नोटिस तक इशू नहीं करिए, हेट स्पीच तो मानना बहुत दूर की बात है। उनसे सवाल भी चुनाव आयोग से पूछा, चुनाव आयोग ने बोला नो कमेंट। आप लोग मिलने भी गए थे और बहुत सारे कांग्रेस के जो प्रस्तावक हैं, ऐसे गांधीनगर के आपके कैंडिडेट का वीडियो वायरल है, वो कह रहे हैं कि उन पर दबाव है कि अपना नॉमिनेशन वापस ले लें। चुनाव आयोग से बार बार आप लोग कुछ कह रहे हैं, लेकिन फिर क्या आप जनता के बीच ये बात कहेंगे आकर के? चुनाव आयोग से आप क्या कहेंगे? चुनाव आयोग आपको सेम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा है। ये तो देश ही देख रहा है कि नहीं दे रहा है। मतलब आप बाकी लोगों को सेंसर करते हैं, बाकी लोगों को 48 घंटे के लिए बैन करते हैं, 72 घंटे के लिए बैन करते हैं। अरे थोड़ी निष्पक्षता दिला खाने के लिए ही आपको एक नोटिस भेज देना चाहिए था प्रधानमंत्री का। मतलब इससे ज्यादा और हेट स्पीच क्या होगी कि प्रधानमंत्री एक मंच से खड़े होकर एक संप्रदाय, एक समुदाय विशेष के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, और इतनी घटिया बयानबाजी कर रहे हैं जो शायद सभ्य समाज में ड्राइंग रूम में बैठ के आपस में लड़के ना बतियाएं, उस तरह की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और उनसे, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी जी इंक्रीजिंगली उन पर उम्र का तकाजा मुझे नजर आ रहा है। जबान लड़खड़ा रही है, उल जलूल बयान देते हैं, आज कुछ कहते हैं कल बिल्कुल पलट जाते हैं, परसों कुछ और बात कहने लगते हैं। तो थोड़ा सा कहीं पर मुझे लगता है बढ़ती उम्र का तकाजा। और एक चीज मुझे और लगती है, ये जो व्हाट्सएप के अंकल जी लोग होते हैं ना, नंबर 1 व्हाट्सएप के अंकल जी मोदी जी हैं। जो व्हाट्सएप में आप दोपहर में पढ़ते हैं वो शाम को मोदी जी इलेक्शन रैली में बोल रहे हैं। रात में आपने जो फॉरवर्ड पढ़ा अगले दिन प्रधानमंत्री के मुंह से आप उसको सुनिएगा। ये क्या आपको लग रहा है संजोग है? संजोग बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आपसे, और बहुत दिन बाद हमारी आपकी बात हो रही है। अमेठी से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। अगर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, छुपकर तो चुनाव होगा नहीं, सार्वजनिक रूप से ये होगा। बहुत अच्छा सवाल है। फिर वो न लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, मैं तो राहुल जी से पूछते हैं, वो कहते हैं पार्टी अध्यक्ष तय मैं करेंगे। आपको डायरेक्ट सवाल का जवाब दे रही हूँ। बिल्कुल अमेठी से डिमांड है, और वो कंसिडर करें ना करें पार्टी अध्यक्ष है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दूसरा कहना है चुनाव तो सार्वजनिक होगा, छुपकर तो लड़ेंगे नहीं। अगर लड़ेंगे तो खुल के लड़ेंगे। तो मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। सारी बात बोले कह रही हैं सुप्रिया जी कि इंतजार करना पड़ेगा। बड़ा अच्छी बात है कि कांग्रेस इस बात पर खुलकर कह रही है, और बैकफुट पर नहीं फ्रंट फुट पर आकर कह रही है कि मोदी जी बौखलाए हुए हैं। ऐसे इनकी कांग्रेस पार्टी की बातें हैं, लेकिन अंततोगत्वा कांग्रेस पार्टी को हमेशा कांग्रेस पार्टी से चुनौती मिली है, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, सैम पित्रोदा ने पहली बार ऐसे बयान नहीं दिया जिसका पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा हो, और बीजेपी को एक मसाला मिल गया है, इसमें कोई तो राय नहीं है। आप बाकी 2 दिन बाद पोलिंग है, सेकेंड फेज की देख लेते हैं कि पोलिंग परसेंटेज कितना बढ़ता है। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला।